वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस। ग्लोबल एक्सचेंजेस क्या होते हैं? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो एक्सचेंज हो रहे हैं which took place before the 17th century। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st। तो जो 17th सेंचुरी में होते थे, आपको एक एग्जांपल चूज करना है एशिया के कंट्री का और एक एग्जांपल चूज करना है अमेरिका का। तो सबसे पहले इमेजेस से समझो चिल्ड्रन। एशिया में इंडिया आता है, भारत। तो भारत से जो टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा होता था और जो यहाँ के मसाले होते थे वो यूरोप भेजे जाते थे। इसके बदले में यूरोप क्या देता था? गोल्ड देता था। तो पहला तो एग्जाम्पल लिख दिया इंडिया का। तो पहले एग्जांपल में लिखेंगे एशियन कंट्रीज एक्सपोर्टेड क्लोथ्स। अभी हमने देखा कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे एंड स्पाइसेस, मसाले भेजते थे टू यूरोप इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, और बदले में क्या मिलता था? गोल्ड मिलता था। दूसरा एग्जांपल देखिए अमेरिका का। चिल्ड्रन जैसे कॉर्न है, टमाटो है, पोटैटो है, ये सब सबसे पहले ग्रो हुए अमेरिका में। तो अमेरिका जो है यूरोप को भेजता था ये सारी खाने पीने की चीजें। इसके बदले में यूरोप से क्या लेता था? गोल्ड लेता था। तो आंसर क्या लिखेंगे? अमेरिका एक्सपोर्टेड फूड टू यूरोप। यूरोप को फूड भेजता था इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द कॉलोनी। अच्छा, ये वाला जो रेड रेड में लिखा है ये पूरा क्वेश्चन से ही लिया है मैंने। देखो इसने पूछा तो पूरा द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिफोर 17th centuries आर एज फॉलोज। ठीक है, तो मेनली ये तो हमने पूरा क्वेश्चन से किया और ये आपने 2 पॉइंट इस तरह से लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, explain how the global transfer of disease in pre-modern world helped in the colonization of Americas। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस तरह से डिसीज के ट्रांसफर होने से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो अमेरिका है वो कॉलोनी बन गया। अब चिल्ड्रन जो यूरोपियन थे उन्होंने बड़ा चालाक थे, उन्होंने देखा यार अमेरिका वाले तो मजे कर रहे हैं, इनको तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो यूरोपियंस ने क्या किया, इनको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, इन पे कब्जा करने के लिए इन्फेक्टेड लोग, जो चिकन पॉक्स होता है चिल्ड्रन, जब अगर आपको कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि वो फैले ना। ठीक है, तो फैलने वाली बीमारी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ इन्फेक्टेड लोग वहां भेज दिए। अब जो इन्फेक्टेड लोग थे, क्योंकि यूरोप में ये पहले से थी, तो ये तो क्या नाम है, इम्यून हो चुके थे, एंटीबॉडीज बन चुकी थी। लेकिन अमेरिका के और वहां के लोगों के लिए बिल्कुल नया था, तो वहां पे बहुत सारे लोग मरने लगे क्योंकि अभी इसका वहां पे कोई इलाज नहीं था। और फाइनली इस तरह से उन्होंने बिना युद्ध लड़े ही अमेरिका को जीत लिया, कॉलोनी बना लिया। आंसर कैसे लिखेंगे? द यूरोपियंस न्यू वेरी वेल दैट डिसीज लाइक चिकन पॉक्स इज न्यू टू अमेरिका। यूरोपियंस को ये वाली बात पता थी, जो डिसीज है चिकन पॉक्स जैसी वो अमेरिका के लिए बिल्कुल नई है। सो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम यूरोप मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका। देख रहे हो कितनी चालाक, यूरोप से बहुत सारे लोगों को अलग अलग एरिया में जो इन्फेक्टेड थे या जो कभी इन्फेक्शन इनको रहा था उनको भेजा गया। एंड दिस इज डिसीज स्टार्टेड स्प्रेडिंग, और ये बीमारी अमेरिका वाले लोगों में फैलने लग गई। रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ मैनी अमेरिकन, और कई अमेरिकन लोगों की डेथ हो गई। दिस वे यूरोपियंस वर एबल टू कॉलोनाइज देम इजिली, और इस तरह से उनको आसानी से उन्होंने हरा दिया और कॉलोनी बना लिया उनको अपना। राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जब कॉर्न लॉ है उसको अबॉलिश किया, उसका क्या इफेक्ट हुआ? चिल्ड्रन सबसे पहले कॉर्न लॉ समझो। अब हो क्या रहा था, ब्रिटेन में हो क्या रहा था, जो अनाज है वो वहां के किसान तो पैदा कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन बाहर से भी आ रहा था। अब जब बाहर से आ रहा था तो जो अनाज था वो काफी हो गया, तो जो वहां के जो किसान थे उनको नुकसान हो रहा था। उन्होंने यार उनसे कहा, अपनी गवर्नमेंट से कहा कि ऐसा है बाहर का अनाज बंद करो, नहीं तो हम नुकसान में जा रहे हैं। तो किसानों की बात मान ली सरकार ने और बाहर का अनाज बंद कर दिया। अब जैसे ही बाहर का अनाज बंद किया, अब इनके भाई सब मजे आ गए, क्योंकि अब अनाज तो यही बेच रहे हैं, ये इन्होंने पैसे खूब बढ़ा दिए जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। अब आम जनता परेशान हो गई। अब सरकार को क्या किया, अपना जो कॉर्न लॉ उन्होंने लागू किया था वो दोबारा से खत्म कर दिया कि नहीं अब तो हम बाहर से भी लेंगे। जब बाहर से अनाज आने लगा, फिर से सस्ता अनाज आने लगा,
और जो ये किसान थे जिनको अभी बहुत ज्यादा मोटा फायदा होने लगा, उनका काम दोबारा से ठप पड़ गया और उन्होंने फैक्ट्री, इंडस्ट्री एरियाज इनमें काम करना शुरू कर दिया। आंसर लिखेंगे ड्यू टू द अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, क्योंकि कॉर्न लॉ अब हटा दिया गया था, द ब्रिटिश फार्मर्स माइग्रेटेड टू सिटीज। अब ब्रिटिश फार्मर्स को दोबारा से नुकसान होने लगा काम में, अब वो शहरों की तरफ चले गए एंड टुक अप अदर प्रोफेशन, और किसी दूसरे काम में। भाई आप जो काम कर रहे हो अगर आपको उसमें नुकसान हो रहा है तो कोई आप दूसरा काम सर्च करोगे ना। द कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट टू अफ्रीका। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे ये समझा था कि यूरोप वालों ने बड़ी चालाकी से क्या किया, उन्होंने देखा कि अमेरिका वाले मजे कर रहे हैं, वहां चिकन पॉक्स वाले भेज दिए। ऐसे ही यूरोप वालों ने क्या देखा कि यार जो अफ्रीका के लोग हैं बड़े मजे में रह रहे हैं, इनके पास तो इतने जानवर हैं और इन जानवरों से इन्हें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और मीट ये सब मिल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे बिल्कुल अमेरिका की तरह इन्फेक्टेड जानवर छोड़िए जिनको बीमारी थी। अब जानवरों के छोड़ने से ये बीमारी दूसरे जानवरों में फैलने लगी और 90% जानवर मर गए। अब जब 90% जानवर मर गए तो इन लोगों की जो रोजी रोटी वही जानवरों से चलती थी वो भी खत्म हो गई, और इस तरह से जो यूरोप था उसने अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ड्यू टू रिंडर पेस्ट, इस बीमारी की वजह से द लाइवलीहुड्स ऑफ द अफ्रीकन्स वर डिस्ट्रॉयड। जिस तरह से वो जीवन बिता रहे थे, जो जीविका थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड एज अ रिजल्ट यूरोपियंस वर एबल टू कॉलोनाइज द अफ्रीकन्स इजीली। जैसे उन्होंने अमेरिका को कॉलोनी बनाया अपनी, उसी तरह से इन्होंने अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना लिया, क्योंकि उनके सारे जानवर एक तरह से मरवा दिए उस बीमारी से। द डेथ ऑफ द वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वर्किंग एज लोगों की डेथ हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, चिल्ड्रन आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब वॉर होगा तो वॉर लड़ने कोई छोटा बच्चा जाएगा 10 साल का या 70-80 साल का कोई बूढ़ा आदमी जाएगा? अब आप कहोगे सर क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो, सर वॉर लड़ने के लिए तो जवान लोग जाएंगे ना, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 38 साल का। तो वर्ल्ड वॉर वन की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से जो यूरोप के जो आदमी लोग थे वो किस में जा रहे थे, वो वॉर में जा रहे थे। अब भैया जो अगर आदमी वॉर में चला जाएगा तो काम धंधा कौन संभालेगा, फैक्ट्री में कौन संभालेगा? तो यहाँ पे एंट्री होती है लेडीज की। औरतों ने फाइनली काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इसका फायदा भी उनको ये मिला कि जो समाज में उनकी जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो पहले से बेटर हो गई। ड्यू टू द डेथ ऑफ यंग मैन इन वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर में आदमी लोग मरने लगे, द विमेन केम आउट टू वर्क, औरतों को बाहर आना पड़ा और काम किया उन्होंने। एंड दे इम्प्रूव देयर पोजीशन, जिससे जब औरतें काम पे जाएंगी, 2 पैसे कमाएंगी, इंडिपेंडेंट बनेंगी, तो उनकी पोजीशन भी इंप्रूव हो गई, किसमें? सोसाइटी में। चिल्ड्रन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप 10th क्लास में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, और एमसीक्यू के लिए आपको कहीं नहीं जाना, हमने सब आपके लिए बना के रख दिया है। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे कुछ अच्छी बातें भी ये थी कि हर जगह ग्रेन की कमी हो रही थी, तो इंडिया के फार्मर बाहर भी ग्रेन एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लोग अपने काम पे लौट आए, तो बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया। जब वो बंद हो गया तो यार लोगों की जो सेल है वो बिल्कुल ठप पड़ गई, पैसा कम हो। उधर अंग्रेज इतने खराब थे कि जब लोगों का काम बंद हो गया, जो सेल पहले ज्यादा थी अब बिल्कुल कम हो गई। अभी भी उन्होंने ना टैक्स कम किया और ना ही टैक्स वो अभी भी ले रहे थे, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ा। इंडियन फार्मर्स वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट देयर ग्रेन लाइक अर्लियर। अब जो इंडियन फार्मर्स थे पहले की तरह अपना ग्रेन बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, रिजल्टिंग इन रेवेन्यू लॉस। भाई जब आप बाहर कोई चीज भेज रहे हो तो पैसा मिल रहा होगा ना, लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया। येट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट डिक्रीज द, येट का मतलब फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को ना तो कम किया। दिस लेड टू अ मासिव अनरेस्ट इन इंडिया, और इससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची रही। द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रीलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। अगर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो एशिया में भी रीलोकेट करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना। मान के चलो एक चाइना की कंपनी है, वो कार बनाती है,
वो अमेरिका में भी कार भेजती है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, यूरोप में भी, और तरह तरह के। अब क्या दिक्कत है कि जब वो यहाँ पे कार बनाती है तो एक तो यहाँ की कॉस्ट, फिर जब अमेरिका में इसको शिप करेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत चाहिए, इंडिया में करेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत चाहिए। तो उसने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं एक इंडिया में ही अपना प्लांट खोल दूं, जिससे मेरी जो प्रोडक्शन होगी वो इंडिया में ही होगी। तो इंडिया की जो मुझे सेल करनी है वो मुझे यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ का जो खर्चा है वो बच जाएगा, ट्रांसपोर्ट बच जाएगा। तो यही रीजन है कि जो एमएनसीज हैं वो रीलोकेट करती हैं। समझ आ गया? अब जैसे हमको मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है, उसके लिए हमको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अपनी जो फ्रेंचाइजीज है वो इंडिया में ही खोल दी है, यहीं का इंसान है। इनफैक्ट अब तो आपने सुना भी होगा, रिलायंस के साथ मिलके जो एप्पल आईफोन है उसका भी प्लांट अब इंडिया में आ गया, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ करेगी। ड्यू टू द रीलोकेशन ऑफ एमएनसी, जब एमएनसी जो एक अपनी जगह से दूसरी जगह पे रीलोकेट करेगी, अलग अलग जगह अपने प्लांट डाल देगी, ठीक है, इंडिया में डाला तो इंडिया में अपनी सेल शुरू। टू एशियन कंट्रीज, द एशियन इकोनॉमीज ग्रू मैनीफोल्ड, एशिया की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। अब आप कहोगे सर वो कैसे? मान के चलो यहाँ पे डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपनी फ्रेंचाइजी खोली, तो उसके लिए अमेरिका के लोग थोड़ी ना आएंगे भाई, काम तो भारत के लोगों को ही मिल रहा है। जो दुकान किराए पे उठी वो तो भारत के ही आदमी की है, तो यानी यहाँ के लोगों को भी तो काम धंधा मिल गया, उनकी भी तो रोजी रोटी चालू हो गई, जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रू हो गई कई गुना। देयर वॉज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और लोगों की नौकरी में भी बढ़ोतरी हो गई। Give two examples from history to show the impact of technology on food availability. टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा? भाई टेक्नोलॉजी का ये असर पड़ा फूड पे कि जो फूड पहले एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, एक तो उसको लंबी डिस्टेंस पे ले जाने लगे। जब ट्रेन्स आ गई तो ट्रेन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लंबे रास्ते। फिर एक दिक्कत आने लगी कि जो मीट वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता था वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था। तो इस तरह के शिप आए रेफ्रिजरेटेड, जिसमें फ्रिज लगा होता था, जिससे अब एक जगह से दूसरी जगह जो फूड मटेरियल होता था बिना सड़े बिना गले उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता। तो पहले पॉइंट में तो आप लिख देंगे फास्टर रेलवेज मेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इजी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ फूड। फास्टर रेलवेज की वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट आसान हो गया, और वो भी कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह। रेफ्रिजरेटेड शिप्स हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेश मीट। मीट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था तो खराब हो जाता था, लेकिन जब ऐसे शिप इन आए जिसमें फ्रिज वगैरह होता था, उससे क्या होता था, फ्रेश मीट यहाँ भी फ्रेश, और जब वो डिलीवर हुआ वहां भी फ्रेश। अब ये पूरा क्वेश्चन में से हियर आर द एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। व्हाट इज मेंट बाय द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट? अब ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट क्या है? अब बार बार वर्ल्ड वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहे थे, बैटल हो रहे थे। क्या आपको पता है युद्ध होता है तो किसी का फायदा होता है, किसी का फायदा नहीं होता। दोनों साइड की पार्टी के लोग मारे जाते हैं, दोनों साइड का बहुत खर्चा होता है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो फाइनली ये चीज समझ में आई कंट्रीज को कि भैया ज्यादा लड़ाई झगड़े में इससे कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमी और डाउन जा रही है, इससे बढ़िया एक मीटिंग करो। ये मैंने आपको एक एक्चुअल फोटो दिखाया हुआ है, एक मीटिंग हुई और उसमें ये कहा कि भैया लड़ाई झगड़ा बंद करके, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी पे काम करते हैं। हमारे पास जो चीज ज्यादा है हम तुमको भेजेंगे, उसका पैसा तुमसे लेंगे, तुम्हारे पास कुछ अच्छा हो हमारे पास भेजना। तो इससे आंसर देखो, द ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1944 में साइन हुआ यूएसए में। क्या हुआ? बाय दिस एग्रीमेंट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड थी और जो वर्ल्ड बैंक थी, उनको वर एस्टेब्लिश, इनको एस्टेब्लिश किया गया। किसके लिए? टू प्रिजर्व ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर मान के चलो वॉर ही हो जाएगा तो यहां से जो इधर जाता था, यहां से जो इधर, वो सब बंद। दो कंट्रीज की तो लड़ाई हो रही है, उसका असर पूरे वर्ल्ड पे और पड़ रहा है। अभी हमने देखा था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, भले से वॉर उनका था लेकिन अलग अलग कंट्रीज भी अफेक्ट हो रहे थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ अबॉलिश कर दिया था? शुगर केन लॉ, कॉर्न लॉ या टोमेटो लॉ? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।